तो हमारी जो पिछली क्लास कहाँ तक हुई थी, तो हमारी पिछली क्लास हमने सेक्शन कहाँ तक, हमने सेक्शन 4 पूरा कंप्लीट कर लिया था। आपको पता हो हमने सेक्शन 4 पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग सेक्शन 5 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा आपको बहुत बारीकी से आपको सेक्शन 3 सेक्शन 4 बहुत अच्छे से समझाया था मैंने, याद रखिएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। ठीक है, आइएगा हम चल आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा, जैसा कि आपको सेक्शन 4 मैंने आप अच्छे से पढ़ा दिया, उसको वो आपकी सब सेक्शन भी पढ़ाया था मैं अच्छे से। ठीक है, अब आज हम जो पढ़ने वाले हैं सेक्शन 5 से पढ़ने वाले हैं। कहां से पढ़ने वाले हैं, तो सेक्शन 5 से पढ़ने वाले हैं, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, आइए। तो सेक्शन 5 का आपने इससे पहले अगर पुरानी क्लास आप लोग जरूर देख लीजिएगा, पुरानी क्लास जब देखें जब भी आपको आगे समझ में अच्छे से आएगा। इस चीज को बारीकी से याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए तो शुरू करें, आइए। तो सेक्शन 5 क्या कर रहा है हमारे यहाँ, तो न्यायालय को रिहा किए गए अपराधियों से मुआवजा और लागत वसूलने का अधिकार। ठीक है, तो आपको यहां देखिएगा, तो सब सेक्शन 1 में देखेंगे, याद रखिए आपका यही सब सेक्शन 1 कहलाएगा, सब सेक्शन 2 कहलाएगा, सब सेक्शन 3 कहलाएगा, किसका आपका सेक्शन 5 पर कहलाएगा। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, यहां देखेंगे जरा, तो न्यायालय धारा 3 और 4 के तहत किसी अपराधी को रिहा करने का निर्देश देते हुए यदि उचित समझे तो उसी समय एक और आदेश जारी कर सकता है। जब 3 और 4 में जब रिहा करता है तो उसी समय क्या करेंगे, तो एक और आदेश दे सकते हैं, किसके लिए, जिसमें उसे भुगतान करने का निर्देश दिया गया हो। क्या करने का निर्देश दिया गया हो, भुगतान करने का निर्देश दिया गया हो, जिसमें ए, न्यायालय द्वारा अपराध के कारण किसी व्यक्ति को हुई हानि चोट के लिए उचित समझे जाने वाले मुआवजा, बी, न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने वाली कार्यवाही में ऐसे खर्चे। आपका सब सेक्शन 2 क्या कह रहा है मैं समझाता हूं, याद रखिएगा, पहले इसे बता दूं आपको। उपधारा 1 के तहत भुगतान करने का आदेश दिया गया अमाउंट संहिता की धारा 386 या 387 के प्रावधान के अनुसार जुर्माने के रूप में वसूल किया जा सकता है। जय हिंद। देखिए यस सोमर जी, आपको जैसे पता होगा कि अक्टूबर में पेपर है, तो उसके आराम से उसके 2 महीने पहले आपको आराम से आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, अगर आप अभी से तैयारी करेंगे, क्योंकि आपका बहुत बड़ा आपका सिलेबस है, याद रखिएगा, तो आपको कंप्लीट करने में काफी टाइम में भी लग जाएगा। ठीक है, तो इससे नोटिफिकेशन का वेट करने का अच्छा है, आपको ऑलरेडी कैलेंडर में मेंशन किया गया आपकी इस भर्ती के बारे में, तो आप बिल्कुल पहले अभी से तैयारी शुरू करेंगे, जब भी आप लोग कंप्लीट कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए, आपका सब सेक्शन 3 क्या कर रहा है कि एक दीवानी न्यायालय जो उसी मामले से संबंधित किसी मुकदमे की सुनवाई कर रहा है जिसके लिए अपराधी मुकदमा चलाया जा रहा है, क्षतिपूर्ति देते समय उपधारा 1 के तहत मुआवजे के रूप में भुगतान की गई राशि वसूल की गई किसी राशि को ध्यान में रखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बहुत सिंपल टॉपिक से समझाता हूं अच्छे से, थोड़ा यहां देखिएगा, इसे मुख्य बात क्या है तो समझिएगा आप, सबसे अच्छी मुख्य बात क्या है इसमें समझाने लायक आपको। तो अगर किसी अपराधी को जेल की जगह प्रोबेशन या चेतावनी देकर छोड़ा गया, कहां आपका समझिएगा, अगर किसी अपराधी को जेल की जगह प्रोबेशन या चेतावनी देकर छोड़ा गया है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह पूरी तरह मुक्त हो गया, पूरी तरह फ्री हो गया। ठीक है, कोर्ट उसे क्या कर सकती, आदेश दे सकती है कि पीड़ित को मुआवजा दे और मुकदमे का खर्च भरे, जो भी मुकदमा वो लाया था उसका खर्च भरे। कौन बोल सकता है, आपका न्यायालय। ठीक है, अगर पैसा ना दे तो वह राशि जुर्माने की तरह वसूली जाएगी। ठीक है, मतलब कोर्ट ने बोला कि आप इसे क्या करिए, जो भी इनका जो खर्चा हुआ है, ठीक है, उन्हें आप भरिए इनका उसके बावजूद वो पैसा नहीं देता, तो फिर क्या करेगी कोर्ट, क्या जुर्माना लगा देगी। फिर क्या होगा, जब जुर्माना, तो मतलब जबरन वसूली की जा सकती है। ठीक है, और सिविल कोर्ट में क्या होगा, फिर अगर पीड़ित बाद में सिविल कोर्ट में हर्जाना मांगता है, तो जो राशि पहले ही कंपनसेशन के रूप में दी गई है उसे अंतिम हर्जाने से घटाया जाएगा। याद रखिए इस चीज को। ठीक है, समझ में आई बात, मतलब क्या कह सकते हैं कि धारा 5 के अनुसार प्रोविजन पर छोड़े गए अपराधी से कोर्ट क्षतिपूर्ति और खर्च वसूल सकती है, जो जुर्माने की तरह वसूला जा सकता है। बात समझ में आई, आई कि नहीं आई, नहीं आई हो, देखिए मैं और अच्छे समझाता हूं। अक्सर लोगों को लगता है कि प्रोबेशन का मतलब क्या होता है, आपका अपराध से मुफ्त में छूट जाना। लोग यही लगता है कि प्रोबेशन मिल चुका मुझे, मतलब मैं मुफ्त में फ्री में छूट गया, लेकिन धारा 5 क्या करती है, इस धारणा को क्या करती है, गलत साबित कर देती है। क्या करती है, तो गलत साबित कर देती है। कैसे, तो सबसे पहले पॉइंट,
पीड़ित की, जो पीड़ित होता है उसकी भरपाई करवाती है। मतलब भले ही अपराधी जेल ना जाए, लेकिन अगर उसके अपराध से किसी को जो क्या हुआ है, आर्थिक नुकसान या चोट लगी है, तो जज उसे पीड़ित को पैसा देने का आदेश दे सकती है। समझिएगा, क्या कर सकती है। दूसरा, और भी उससे खर्चा वसूल सकती है। कैसे? जैसे केस चलाने में जो भी अदालती खर्चा हुआ है, वो वह भी अपराधी से मांग सकता है। और वसूली का तरीका किस प्रकार, किस तरह वसूल किया जाएगा? अगर अपराधी मुआवजा देने से मना करता है, मैं मुआवजा नहीं दूंगा, कंपनसेशन नहीं दूंगा, तो कोर्ट उसकी संपत्ति क्या करेगी, कुर्क कर लेगी, अटैच कर सकती है, और उससे जुर्माना की तरह क्या कर सकती है, वसूल सकती है। ठीक है, ठीक। लेकिन यदि पीड़ित ने अलग से हर्जाने का केस किया, मतलब सिविल केस किया है, तो हाँ, मिलने वालों पैसों में से जो भी प्रोबेशन के दौरान मिला मुआवजा दिया गया था, उसे घटा दिया जाएगा। यानी पीड़ित को दो बार पैसा नहीं मिलेंगे। ठीक है, मतलब एक तो यहां प्रोबेशन मिल गया, दूसरी बार कहां चला गया, सिविल केस लगा दिया कि मुझे हार जाना चाहिए, तो यहां दोहरा लाभ पीड़ित को नहीं मिलेगा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अगर दोहरा लाभ कमाना चाहता है कोई पीड़ित कि मुझे प्रोबेशन भी मिल गया है और यहां मैं सिविल केस में हर जाना मांग रहा हूं, ठीक है, तो जो तुम्हें प्रोबेशन मिला है उसे घटाकर फिर जो ये अमाउंट होगा वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो आगे होगी। तो जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, कोर्ट्स पावर ऑर्डर, कंपनसेशन एंड कॉर्ट्स, ठीक है, मुआवजा और लागत की वसूली, न्यायालय का अधिकार, मुआवजा लागत, दीवानी न्यायालय का ध्यान। ठीक है, आई बात समझ में। चल आगे आइए। अब आइए आप लोग सेक्शन 6 में आइए। कहां आइए आप लोग, सेक्शन 6 में। ठीक है, 21 वर्ष से कम आयु के अपराधियों को कारावास में डालने पर प्रतिबंध है। ठीक है, क्या बताऊं, 21 वर्ष से कम, जब ये आपका सब सेक्शन 1 है, सेक्शन 6 सब सेक्शन 1, जब 21 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति कारावास से दंडनीय अपराध परंतु आजीवन कारावास नहीं है करने का दोषी पाया जाता है, तो जिस न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति को दोषी पाया जाता उससे कारावास की सजा तब तक नहीं देगा जब तक वह संतुष्ट ना हो जाए कि मामले की परिस्थितियों, जिसे अपराध की प्रकृति और अपराधी के चरित्र शामिल को ध्यान में रखते हुए उसकी धारा 3 और 4 के तहत व्यवहार करना उचित नहीं होगा। यदि न्यायालय अपराधी को कारावास की सजा देता है तो वह ऐसा करने के कारणों को दर्ज करेगा। ठीक है, सब सेक्शन 1 में निर्दिष्ट अपराधी के साथ धारा 3 और 4 के तहत कार्रवाई करना वांछनीय नहीं होगा या नहीं, इस बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के उद्देश्य न्यायालय परिवीक्षा अधिकारी से रिपोर्ट मंगवाएगा और यदि कोई रिपोर्ट उपलब्ध हो तो उस पर तथा आपराधिक चरित्र और शारीरिक और मानसिक स्थिति से संबंधित किसी अन्य जानकारी में भी विचार करेगा। क्या करेगा, आपका विचार करेगा। इतनी बात समझ में आई। अभी समझ में नहीं आया होगा, अब मैं जब बताऊंगा जब समझ आएगा। ठीक है, तो समझिए, क्या समझेंगे। यहां पर किस पर जोर दिया गया है, तो जोर दिया गया किस पर आपका, तो 21 वर्ष से कम आयु के अपराधों के लिए मेन फैक्ट क्या बोला गया, 21 वर्ष से कम आयु के अपराधियों के लिए। ठीक है, तो कोर्ट यहां क्या करेगी, तो कोर्ट यहां पर क्या करेगी, पहले यह देखेगी कि क्या उसे चेतावनी, मतलब सेक्शन 3, समझिएगा, क्या उसे चेतावनी देकर छोड़ा जाए सेक्शन 3, या प्रोबेशन सेक्शन 4 पर छोड़ा जा सकता है। अगर जेल देना जरूरी लगे तो कारण लिखना अनिवार्य है कि आखिर क्यों जेल भेजा जा रहा है, इसके जो पुराने रिकॉर्ड क्या है, हमेशा क्रिमिनल रिकॉर्ड था क्या। और यहां पर जो एक अधिकारी है पीओ, कौन आपका प्रोबेशन ऑफिसर है, उसकी रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसकी रिपोर्ट लेना बहुत जरूरी होती है। ठीक है, लेकिन ये जो सेक्शन 3 या सेक्शन 4 है कब लागू नहीं होगी, अगर अपराध आजीवन कारावास से दंडनीय है, तो यहां धारा लागू ये वाली नहीं होगी, सेक्शन 6 नहीं होगी। ठीक है, मतलब धारा 6 के अनुसार 21 वर्ष से
कम आयु के अपराधी को जेल तभी भेजा जा सकता है, कि तभी दी जा सकती है जब कोर्ट लिखित कारण दर्ज करे, और प्रोबेशन का लाभ देना क्या बताए कि अनुचित है इसके लिए। ऐसा बोल दे कि आप जिसे प्रोबेशन दे रहे हैं, प्रोबेशन के जो रियायत दे रहे हैं गलत है, ठीक है। तो उसमें एक उचित आपको रीजन देना पड़ेगा क्यों हम इसे सेक्शन 6 से बरी क्यों नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। समझ में आई बात? चल, अब मैं समझाता हूं आपको। धारा 6 हमें कौन सा संदेश देती है? तो यह धारा एक तरह से सुधार का अधिकार देती है। क्या बोला मैंने? यह धारा आपकी एक प्रकार का सुधार का अधिकार देती है। क्या देती है? सुधार का अधिकार। अगर कोई क्वेश्चन पूछे जाए कि किस धारा को, किस सेक्शन को सुधार का अधिकार कहा जाता है, तो धारा 6 को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो धारा 6 को कहा जाता है। क्लियर है मेरे बच्चों? क्लियर है? इतनी बात क्लियर हुई क्या? होगी होगी। अभी सब होगी, धीरे धीरे सब होगी, सब होगी अभी। देखिए, इससे कैसे कह सकते हैं कि कुछ कुछ संदेश देना चाहता है धारा 6। क्या संदेश देना चाहता है? पहले, जेल आखिरी रास्ता है, मतलब 21 साल से कम उम्र के आयु के, मतलब जो भी युवा है, युवाओं के लिए जेल जाने में क्या है? अपवाद होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। इसमें किसी प्रकार कोई रूल नहीं होना चाहिए। जो कोर्ट है कि अदालत है, उसकी पहली जो प्राथमिकता है कि उन्हें क्या देना चाहिए? चेतावनी देना चाहिए, वार्निंग देना चाहिए, जो कि इसमें हमने पढ़ा सेक्शन 3 में पढ़ा, मतलब धारा 3 में पढ़ा। या फिर उन्हें प्रोबेशन पर छोड़ देना चाहिए धारा 4 के अनुसार। ठीक है, जो 21 वर्ष से कम की हैं। कौन है आपके? तो 21 वर्ष से कम है। ठीक, मतलब जो 21 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, उन्हें आखिरी उनका रास्ता जेल नहीं होना चाहिए। उन्हें कोशिश करना चाहिए कि सेक्शन धारा 3 के अनुसार उन्हें वार्निंग करके, वार्निंग देकर छोड़ देना चाहिए, डांट फटकार कर। धारा 4 के अनुसार उन्हें छोड़ देना चाहिए। किसके अनुसार? तो प्रोबेशन पीरियड के दौरान। ठीक है। अब देखिए, अब जज साहब किसी नौजवान को सिर्फ जेल नहीं भेज सकते। ठीक है, उन्हें कागज में लिखकर यह साबित करना होगा कि क्यों वह लड़की को सुधरने का लायक है कि नहीं। इसलिए याद रखिए, जो 21 वर्ष से कम होता है, छोटा बच्चा होता है, उसमें ना समझ होती है, नहीं इतना, मतलब समझ तो होती है, लेकिन क्या अच्छा क्या गलत है वो जब भी कोई क्राइम करता है उसे नहीं पता होता। ठीक है, वो आने वाला पूरा उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए धारा 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि अपराध इतना गंभीर है कि उसकी सजा उम्र कैद जैसे हत्या है, तो यह सुरक्षा कवच काम नहीं करेगा धारा 6। अपराध गंभीर है, और अगर अपराध कम है तो बिल्कुल उसकी क्या करेगा? कवच बनेगा धारा 6। अब यहां एक इसकी निकल के आती है, आप होम पे निकल के आती है किसकी? प्रोबेशन ऑफिसर की। जज अपनी मर्जी से फैसला लेने के बजाय जो भी पीओ, मतलब प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट का इंतजार करेगा। ऑफिसर बताएगा कि लड़के का जो मानसिक स्तर क्या है, आखिर क्या वह जेल जाकर बड़ा अपराधी बन जाएगा कि नहीं। ठीक है, बात समझ आई? बात समझ में आई मेरे बच्चे? आनी चाहिए यार आप लोगों को तो, आप लोगों को तो आनी चाहिए वैसे। मैंने कोशिश की तो बताना, पूरी बताने की। ठीक है, चले आगे आइए। 21 वर्ष से कम आयु के अपराधियों के लिए कारावास के लिए विकल्प। तो परीक्षा की पहली रिपोर्ट, अपराधी की प्रकृति, उसका चरित्र बहुत मायने करता है। ये दोनों बहुत ही मायने करता है, इस चीज को याद रखिएगा। समझ में आई बात?
चल, धारा 7 में आ जाए, बताएं, धारा 7 में आ जाएं क्या? चल आइए, तो सेक्शन 7, पर्यवेक्षण अधिकारी की रिपोर्ट गोपनीय रहेगी। है धारा 4 की उपधारा 2, सेक्शन 4 की सब सेक्शन 2 या धारा 6 की सब सेक्शन 2 में निर्दिष्ट पर्यवेक्षण अधिकारी की गोपनीय रिपोर्ट गोपनीय मानी जाएगी, बशर्ते न्यायालय यदि वह उचित समझे तो अपराधी को उसका सार बता सकता है और उसे रिपोर्ट में उल्लेखित मामले से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दे सकता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो यहां प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होगी, मतलब पब्लिकली नहीं होगी, इसे गोपनीय रखा जाएगा। लेकिन इसमें एक अपवाद भी जो हुआ है, अगर कोर्ट उचित समझे तो जो भी रिपोर्ट का सार है आरोपी को बता सकती है, बता सकता है, आरोपी को मौका दे सकती है कि वह रिपोर्ट में लिखी बातों के क्या कर सके, खंडन करने के लिए साक्ष्य दे सके कि जो इन्होंने बताया मेरे खिलाफ ये बिल्कुल गलत है। जो प्रोबेशन ऑफिसर ने बोला है कि मेरा चरित्र ऐसा वैसा है, ये बिल्कुल गलत है, मैं ऐसा नहीं हूं और ये मेरा साक्ष्य है। ठीक है, बात क्लियर? अब जो रिपोर्ट होती है उससे तो बताया जाता है मुजरिम को, तो अपराधी की व्यक्तिगत जानकारी जैसे परिवार, मानसिक स्थिति, चरित्र की रक्षा के लिए, साथ ही नेचुरल जस्टिस को मतलब बनाए रखने के लिए ही सुनवाई का अवसर दिया जाता है, किसे, आपको, किसे, तो अपराधी को। ठीक है, ये समझ में आया? आया कि नहीं आया? देखिए अच्छे समझिएगा। जब प्रोबेशन ऑफिसर मतलब जब पीओ ऑफिसर अपराधी घर, चरित्र और माहौल की जांच करता है तो वह कोर्ट को एक विस्तृत रिपोर्ट देता है। ठीक है, जो धारा 7 के नियम कुछ इस प्रकार से हैं। अब गोपनीयता क्यों? रिपोर्ट को गोपनीय रखा जाता है ताकि अपराधी या परिवार को यह पता ना चले कि पड़ोसियों या अन्य लोगों ने उनके बारे में क्या कहा है। इससे गवाहों की सुरक्षा बनी रहती है और ऑफिसर बिना किसी डर के अपना ईमानदारी राय दे सकता है। मान लो अगर आपको पता चल जाए कि एक ऑफिसर आने वाला है, वो जांच करने वाला है, या कोई पड़ोसी जो आपके जस्ट बगल में रहता हो उससे बता, नहीं भैया इसका ये ऐसा ऐसा लड़का है, ये अच्छा लड़का नहीं है, अगर आप उसकी अगर बातें बता दीजिए कि इस व्यक्ति फलाने व्यक्ति ने ये चीज कही है तो आप उससे जाके लड़ने झगड़ने लगेंगे। ठीक है, इसलिए क्या रखा जाता है, इसे गोपनीयता रखा जाता है, गो छुपा के रखा जाता है। ठीक है, क्लियर? हालांकि रिपोर्ट गोपनीय है, लेकिन अगर रिपोर्ट में कुछ ऐसा लिखा है जो अपराधी के खिलाफ जाता है तो जज साहब उससे क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट क्या मतलब उस कुछ मुख्य बातों क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं इसे अपराधी को, जिससे सफाई देने का मौका कैसे मिले। तो लगता है कि रिपोर्ट में दी गई कोई जानकारी गलत है तो कोर्ट उसे यह मौका देगी कि वह अपनी बात साबित करने के लिए सबूत पेश करे, साक्ष्य पेश करे, एविडेंस पेश करे। ठीक है, क्लियर? चलो, आई थिंक क्लियर हो चुका होगा मेरे पे अच्छे। अब आगे आइए, गोपनीय प्रकृति, न्यायालय का विवेक, अपराधी का अधिकार, परिवीक्षा की रिपोर्ट की गोपनीयता। देखिए
सेक्शन 8 क्या करा आपका, तो परिवीक्षा की शर्तों में परिवर्तन। ठीक है, यदि किसी परिवीक्षा अधिकारी के आवेदन पर धारा 4 के अंतर्गत किसी आपराधिक संबंध आदेश पारित करने वाला कोई न्यायालय यह राय रखता है कि अपराधी और जनता के हित में अपराधी द्वारा किए गए किसी बांड की शर्तों में परिवर्तन करना उचित या आवश्यक है, तो वह बांड प्रभावी रहने की अवधि के दौरान किसी भी समय बांड की अवधि को बढ़ाकर या घटाकर इस प्रकार की यह मूल आदेश की तिथि 3 वर्ष से अधिक ना हो या उसकी शर्तों पर परिवर्तन करके उसके अतिरिक्त शर्तें जोड़कर उसे परिवर्तन कर सकता है, बशर्ते अपराधी और बांड में उल्लेखित जमानतदार या जमानतदारों को सुनवाई का अवसर दिए बिना ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, समझिए। तो जब व्यक्ति धारा 4 के तहत प्रोबेशन पर छोड़ा गया हो तो क्या कर सकती है, बॉन्ड की अवधि को बढ़ा या घटा सकती है, लेकिन 3 साल से ज्यादा नहीं। कंडीशन बदल सकती है, मतलब शर्तें बदल सकती है और न्यू कंडीशन ऐड कर सकती है। ठीक है, लेकिन एक जरूरी शर्त, इसमें आरोपी और जमानतदार को सुनवाई का मौका देना अनिवार्य होता है, उनके समक्ष सुनवाई होगी। ठीक है, क्लियर। इतनी बात क्लियर है बच्चे। तो याद रखिएगा, जब किसी व्यक्ति को प्रोबेशन पर छोड़ा जाता है, ठीक है, उसमें कुछ शर्तें लिखी जाती हैं। अब आप सोचते हैं कि भैया बस मुझे इन्हीं शर्तों को फॉलो करना है, कोई और शर्त तो है नहीं, तो आप दूसरा कुछ करने लगते हैं। तो आपको बता दूं कि जो प्रोबेशन का जो आदेश होता है, किसी प्रकार कोई पत्थर की लकीर नहीं होता, उसे बदला नहीं जा सकता, बिल्कुल बदला जा सकता है। और शर्तें क्यों बदली जाती हैं, अगर अपराधी बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है तो ऑफिसर उसकी शर्तें ढीली करने या अवधि कम करने की सिफारिश कर सकता है। अगर अपराधी बहुत ही अच्छा व्यवहार, सबसे नम्र व्यवहार, सभी से मिलजुल रहा है, बढ़िया आपस में बात कर रहा है, ठीक है, गुड कंडक्ट बन के रह रहा है, ठीक, तो ऑफिसर उसकी शर्तें क्या कर देता है, जो भी और जो शर्तें थी, दारू न पीना, ठीक है, उसे कम कर देगा, चल तुम दारू पी लो जाओ, ठीक, या कि कह सकता है कि जो तुम्हारे 3 साल की जो प्रोविजन पीरियड था उसे मैं 2 साल करवा देता हूं, ठीक ना, तो मतलब अवधि कम करने की सिफारिश कर सकता है। अगर इसके विपरीत उसका व्यवहार संदिग्ध है तो कड़ी शर्तें जोड़ी जा सकती हैं। क्या की जा सकते हैं, कड़ी शर्तें जोड़ी जा सकती हैं। ठीक है, और कोर्ट प्रोबेशन की अवधि को बढ़ा सकता है। ठीक है, तो कोर्ट प्रोबेशन की जो अवधि को बढ़ा तो सकता है, लेकिन लेकिन याद रखिएगा, किसी भी हालत में अपराधी को कुल मिलाकर 3 साल से ज्यादा तक का प्रोबेशन पर नहीं रखा जा सकता। ठीक है, कोर्ट अपनी मर्जी से, याद रखिएगा, कोर्ट अपनी मर्जी से अचानक शर्तें नहीं बदल सकता। उसे अपराधी और उसकी गारंटी लेने वाले जो जमानतदारों या श्योरिटी को बुलाकर पूछना होगा, क्योंकि शर्तों के बदलने से उनकी जिम्मेदारी भी बदल जाती है, इस चीज को याद रखिएगा। तो जब भी कंडीशन बदलेगी, जमानतदार और वह अपराधी उपस्थित होगा। ठीक है, जरूरी बात। आई क्लियर हुई बात ना। चल आगे समझेंगे जरा, इतनी बात क्लियर होती जा रही है मेरे बच्चे, क्लियर होती जा रही है। चल अब परिवीक्षा की शर्तों में परिवर्तन, बांड की अवधि, शर्तों में परिवर्तन, सुनवाई का अवसर।
ये चीज आपको मैं बताया हूं, ठीक है, बहुत ही प्यार से समझाया हूं मैंने। अब यहां सब सेक्शन 2 और सब सेक्शन 3 समझते हैं। यदि कोई जमानतदार उपधारा 1 के तहत प्रस्तावित किसी परिवर्तन के लिए सहमति देने से इनकार करता है, क्या करता है, इनकार करता है, तो न्यायालय अपराधी को एक नया बॉन्ड देने के लिए कह सकता है। यदि अपराधी इनकार करता है तो ऐसा करने में विफल रहता है तो न्यायालय उसे अपराध के लिए सजा दे सकता है जिसका वह दोषी पाया गया था। ये आपको इसका सब सेक्शन 2 है। अब सब सेक्शन 3 क्या करा है कि इसमें पूर्वोक्त किसी बात के होते हुए भी यदि न्यायालय परिवीक्षा अधिकारी द्वारा किए गए आवेदन पर संतुष्ट हो जाता है कि अपराधी का आचरण ऐसा है कि उसे अब और निगरानी में रखना अनावश्यक है, तो वह उसके द्वारा किए गए बांड या बांडों को रद्द कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है, कैंसिल कैंसिल कर सकता है। ठीक है, देखिए उपधारा 2 या कि सब सेक्शन 2, अगर जमानतदार मना कर दे, मतलब अगर जो जमानतदार है शर्त बदलने के लिए तैयार नहीं है, तो कोर्ट क्या करेगी, आरोपी से नया बॉन्ड भरवाएगी। अगर आरोपी नया बॉन्ड नहीं भरता तो उसे मूल अपराध जो ही उसने अपराध किया था उसके लिए उसे सजा दी जा सकती है। मतलब प्रोबेशन का लाभ तभी रहेगा जब बॉन्ड वैध रहेगा, वैलिड रहेगा। अगर बॉन्ड टूटा, सजा आपको हो गई, बॉन्ड टूटा, सजा आपको हो गई। अब यहां पर उपधारा 3 क्या करिए, अच्छा आचरण होने पर राहत, मतलब अगर आरोपी का व्यवहार अच्छा है, अब प्रोबेशन ऑफिसर आवेदन करता है कि कोर्ट सुपरविजन पहले ही समाप्त कर सकती है, बॉन्ड को डिस्चार्ज किया जा सकता है। क्या समझ में आई बात, नहीं आई? देखिए अच्छे समझिएगा, इसकी उपधाराएं हैं जो उसको बहुत समझना जरूरी है। सब सेक्शन जो, जब जमानतदार सहमत ना हो तब क्या होगा, जमानतदार वह व्यक्ति होता है जिसने अपराधी की अच्छे व्यवहार की गारंटी दी है। अगर कोर्ट शर्तें बदलना चाहता है और जमानतदार कहता है कि मैं इन नई शर्तों की गारंटी नहीं लेता, अब जमानतदार को लगता है कि भैया इसका आचरण बहुत बेकार है, ये शर्तें कर नहीं पाएगा, तो जमानतदार क्या हो जाता है, पीछे हट जाता है। ठीक है, ठीक, तो कोर्ट अपराधी से कहेगा कि वह कोई नया जमानतदार लाए या खुद नया बॉन्ड भरे। ठीक, अगर अपराधी नया बॉन्ड नहीं भर पाता तो कोर्ट उससे मिलने वाली प्रोबेशन की छूट कैंसिल की रद्द कर सकता है और उसे जेल की सजा दे सकता है। ठीक है, अब ये तो होगी कौन सी, सब सेक्शन 2 था। अब सब सेक्शन 3 क्या कहा, तो प्रोबेशन से समय से पहले की आजादी और छोड़ दी, मतलब जो भी जो प्रोबेशन पीरियड था 1 साल का, 6 महीने में छोड़ दिया गया। मतलब एक प्रकार से पुरस्कार जैसे समझा जाएगा कि आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था तो आपको पुरस्कार दिया गया है। मतलब अगर अपराधी बहुत ही शानदार सुधार दिखाता है, ठीक है, अब प्रोबेशन ऑफिसर कोर्ट को रिपोर्ट दे सकता है कि अब इस व्यक्ति पर नजर रखने की जरूरत नहीं है भैया, यह पूरी तरह सुधर गया है। ठीक, तो कोर्ट उसकी प्रोबेशन अवधि खत्म करने से पहले ही सभी बंधनों से उसे आजाद डिस्चार्ज कर सकता है। ठीक, अब बात समझ में आई है? ठीक है, चल समझेंगे। समझ आएगा, ठीक है।
अब आए आगे, अब आए आगे भैया आ जाए। आया भैया, आप लोगों को समझ में आया क्या? बताएं, समझ में आया क्या? आगे बढ़ा जाए, अगर बोलेंगे तो बढ़ जाएंगे। बस आपको लोग समझ में आना चाहिए बढ़िया तरीका, बढ़िया तरीके से आप लोग को समझ में आना चाहिए। समझ में आई बात? चलो, चलिए आगे आते हैं। सेक्शन 9, ठीक है, धारा 9, जमानत की शर्तों का पालन न करने की स्थिति में अपराधी के खिलाफ प्रक्रिया। देखो, यदि न्यायालय जो किसी अपराधी के संबंध में धारा 4 के तहत आदेश पारित करता है कि या कोई न्यायालय जो अपराधी के मूल अपराध के संबंध उससे निपट सकता था, वो परीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर अन्यथा यह विचार करने के कारण हो कि अपराधी ने अपने द्वारा किए किसी भी बांड या बांडों की किसी भी शर्त का पालन नहीं किया, तो उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकता है, या यदि वह उचित समझे तो उसे और उसके जमानतदार यदि कोई हो, वो समन जारी कर सकता है जिसमें उसे उन्हें समन में निर्दिष्ट समय उसके समक्ष उपस्थित होने के कहा जाए। सबसेक्शन 2, जिस न्यायालय के समक्ष किसी अपराधी को लाया जाता है वह उपस्थित होता और वह या तो मामले के निपटारे तक उसे हिरासत में भेज सकता है या उसे जमानत दे सकता है, जमानत के साथ या बिना जमानत से पैसा सुनवाई के लिए स्थिति पर उपस्थित हो। क्या समझिएगा? अब यहाँ धारा 9 क्या करिए आपकी, बहुत ही समझेंगे। ये कब लागू होगी धारा 9?
जब प्रोबेशन पर छोड़ा गया व्यक्ति बॉन्ड की शर्तों का पालन नहीं करता तो कोर्ट क्या कर सकती है? वो गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकती है या समन भेज सकती है और कोर्ट के सामने पेश होने पर हिरासत में भेज सकती है या जमानत दे सकती है। ये नहीं समझे, समझाता हूँ। प्रोबेशन का मतलब यह नहीं है कि मामला खत्म हो गया है, कोर्ट अभी भी अपराधी पर नजर रखे हुए है। अगर अपराधी को कहा गया था कि वह शराब नहीं पिएगा या हर महीने ऑफिसर से मिलेगा और वह ऐसा नहीं करता, ऑफिसर कोर्ट को सूचना, मतलब जो भी ऑफिसर था इसकी सूचना देता, तो क्या करता है? इसकी सूचना देता है। कोर्ट उसे गिरफ्तार क्या करने के लिए पुलिस भेज सकती है। क्या कर सकती है? गिरफ्तार करने के लिए वो क्या कर सकती है? पुलिस को भेज सकती है। ठीक। और इसके बाद अगर दूसरा पॉइंट क्या बोला, अगर कोई उल्लंघन छोटा हो तो कोर्ट क्या करेगी? सिर्फ उससे क्या कर सकती है? समन दे सकती है। कोर्ट समन भेजकर बुला सकता है। लेकिन अगर मामला गंभीर है या अपराधी के भागने का डर है तो सीधे गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जा सकता है। कोर्ट में पेशी के बाद जब अपराधी कोर्ट पहुंचता है, सॉरी, जब अपराधी कोर्ट पहुंचता है तो जज तय करते हैं कि उसे सुनवाई पूरी होने तक जेल में रखना है या जमानत पर छोड़ना है। यह पूरी तरह जज के मस्तिष्क पर निर्भर करता है कि उस समय उनकी क्या सोच है। अगर किसी से झगड़ के आए हैं, अपने वाइफ से झगड़ के आए हैं, अगर मूड खराब है तो आपको जेल भेज देंगे, और उनका अच्छा मूड है तो आपको जमानत दे देंगे। ये पूरी तरह किस पर निर्भर करता है? जज के मूड पर। इसे क्या रखिए। ठीक है, क्लियर है? इतनी बात क्लियर हुई? आगे इशू वारंट, इशू समन्स, रिमांड कस्टडी, ग्रांट बेल। अब हम लोग यहां पढ़ रहे हैं सबसेक्शन थर्ड ऑफ 4। ठीक है, यदि न्यायालय सामने मामले की सुनवाई के बाद संतुष्ट हो जाता है कि अपराधी ने अपने द्वारा लिए गए किसी भी या अधिक जमानत शर्तों का पालन नहीं किया है तो वह उसे तुरंत जमानत से बेदखल कर सकता है। उसे मूल अपराध के लिए सजा सुनाना है। यदि वह विफलता पहली बार हुई तो बांड के वैध बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कि उसे 50 रुपए से अधिक का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। यदि उपधारा 3 के खंड बा, ये बा, ठीक है, कि अधीन लगाया गया जुर्माना न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर अदा नहीं किया जाता तो न्यायालय अपराधी को मूल अपराध के लिए सजा सुना सकता है। क्या कर सकता है? सजा सुना सकता है। समझिएगा। यहां जब कोर्ट को साबित हो जाए कि शर्त तोड़ी गई है, मतलब कंडीशन को तोड़ी गई है, तो सीधे मूल अपराध, मतलब जो उसने अपराध किया था उसकी सजा दिया जा सकता है। या अगर पहली बार गलती हुई है तो अधिकतम 50 रुपए का जुर्माना लगा सकते हैं और प्रोबेशन जारी रख सकते हैं। अगर 50 रुपए भी नहीं भरा तो जो कोर्ट ने जो मूल अपराध के लिए आपको छोड़ा था उसी सजा सुना सकता है। ठीक है, तो आपका जो सेक्शन 9 का ये जो हिस्सा है ना, इसमें क्या देता है? फाइनल वार्निंग देता है और सजा के बारे में। यहां कोर्ट के पास 2 से 3 विकल्प होते हैं। पहला, कठोर दंड। दूसरा, नरम रुख, मतलब कैसे नरम, क्या कह सकते हैं, कठोर और सरल। ठीक है, समझ, ठीक है। तो पहला कठोर दंड दे सकती है, दूसरा सरल दंड दे सकती है।
कोर्ट के पास दो ऑप्शन होते हैं, कठोर या सरल। कठोर में क्या कर सकती है, अगर अपराधी ने जानबूझकर यह गंभीर रूप से शर्तें तोड़ी हैं तो कोर्ट उसका प्रोबेशन का फायदा जो भी ले रहा था उसे खत्म कर देगा। इसका मतलब है कि अब उसे जेल जाने, मतलब जेल की सजा काटनी होगी, और जो उसे अपराध के लिए उस समय मिलनी चाहिए थी। दूसरा विकल्प उसके पास है नरम रुख, मतलब सरल। मतलब अगर यह उसकी पहली गलती है और छोटी है, तो छोटा कंडीशन छूटेगी, तो कोर्ट उसे सुधारने का एक और मौका दे सकती है। कोर्ट उस पर 50 रुपया, ठीक है, बता दूं क्यों 50 रुपये, क्योंकि ये जो बना था ना, ये अभी का नहीं है। ये जब 1958 में 50 रुपया बहुत था, याद रखिएगा, 1958 में। क्योंकि यह कानून कब का, 1958 कानून, इसलिए राशि कम आपको लग रही है। इस 50 रुपये बस, यही 50 रुपये अगर आप लोग 1958 में मांगा जाता तो बताइए। तो 50 रुपये मत समझिएगा, अब जब ये अपडेट होगा ना तो इसे 50,000 कर दिया जाएगा, जब समझ आएगा तो समझिएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, 50 रुपया का क्या जुर्माना देना होगा, ठीक है, और जो प्रोबेशन आपका क्या जारी रहेगा। ये दो विकल्प रहते हैं। अब अगर आप ये 50 रुपया नहीं भरते तो क्या नतीजा होगा, अगर अपराधी वह छोटा सा जुर्माना भी नहीं भरता तो कोर्ट के पास कोई विकल्प नहीं बचता और उसे जेल भेज दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। ठीक है, अब बात समझ में आई क्या, समझ में आ गया क्या, हेलो। हाँ जी। और नो सर, थैंक यू वेरी मच, नो नहीं अभी कोई नीड नहीं है, थैंक यू। अर्जेंट कॉल था।
सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चलिए यहीं क्लास को हम लोग एंड करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपसे अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा बढ़िया तरीके से। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप और जितना हो सके इजी टू इजी लैंग्वेज में हम एक दूसरे को समझा सकें। ठीक है, चलेंगे तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है।